Welcome to Takshila Education. This is Pratibha Sharma and I'll be teaching you business studies. So let's begin with this. कल हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था सब्जेक्ट का, तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या क्या स्टाफिंग में होने वाला है, क्या क्या हम आगे आज सिर्फ हम थ्योरी को नहीं प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे कि क्या क्या कॉरपोरेट वर्ल्ड्स में मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, साथ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चलता है एक्चुअल में उसको भी साथ साथ देख के चलेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि थियरी पढ़ लिया तो ठीक है, दैट्स अनफ। उसको मैं आपको साथ साथ कोरिलेट लेके चलूंगी, कोरिलेट करके चलूंगी कि क्या क्या हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रियलिटी में क्या क्या चलता है, कि वो सिर्फ थियरी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको मज़ा भी आएगा देखने में और आपको पता भी चलेगा एक्चुअल में क्या क्या रहता है हमारा, सिर्फ थियरी तक लिमिटेड नहीं है कुछ भी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड CBSE Business Studies, Standard 12th, Unit 6, Staffing. That is our Lesson 1, Staffing Recruitment Process and Selection Process. And this is for 2021 and 2022 obviously. Okay, तो पहले अच्छा लास्ट क्लास में ये डिस्कशन रह गया था कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं डिलीट की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6 is स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये ऑलरेडी कट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई कि ये तो चैप्टर टॉपिक है ही नहीं, एक टॉपिक तो एटलीस्ट कम हुआ, राइट। तो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, this has also been deleted from your curriculum for term 2 only। ठीक है, तो इस बारी के लिए ये नहीं आने वाला, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी हमारा कट हो चुका है, तो इसको भी हम लोग इस बारी नहीं देखने वाले। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ऐड में क्या आई है, इन्होंने CBSE ने ये एक लिंक शेयर किया है हमारे साथ PDF का, इसको भी हम लोग देख के चलने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग। अच्छा, स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन, आप स्टाफिंग के वर्ड से मतलब इफ आई से स्टाफिंग, तो स्टाफिंग का क्या मतलब अगर मैं बोलती हूँ स्टाफिंग तो मतलब क्या होता है स्टाफिंग का, कि स्टाफ का मतलब एम्प्लॉइज। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, ऑब्वियसली स्टाफ, आई मीन एम्प्लॉइज, राइट। तो क्या बोलेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या रियलिटी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में क्या क्या चलता है, जो एक्चुअल में हम थियरी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थियरी तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रिलेट करता है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। Introduction of staffing, the basis of any organization is its talented and dedicated employees who are its most valuable assets, right? तो अगर मैं लेके चलूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, आप अपना स्कूल ही ले लीजिए। ठीक है, स्कूल में अगर आप लोग देखेंगे टीचर्स, अगर टीचर्स ही सही नहीं है, टीचर्स ही टैलेंटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो क्या वो स्कूल आपको लगता है कि एक अपने ब्रांड इमेज बना पाएगा? मतलब क्या एक जो आप कहते हैं कि हाँ आई एम फ्रॉम दिस इंटरनेशनल स्कूल, राइट, या फिर मैं हाँ इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, जैसे आपने देखा कि हाँ कई लोग बोलते हैं हाँ हम इस कंपनी से है, या फिर टाटा स्टील से है, या कोई भी अब बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, तो वो किस वजह से है, कौन बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो हम लोग ही बनाते हैं, मतलब कि स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज और वर्कर्स। ठीक है, तो वही कहा गया है द बेसिस ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस क्या होता है, टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉइज, जो कि उसके वैल्यूएबल असेट्स हैं। ठीक है, असेट्स क्यों हैं, असेट्स मतलब कि मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल पर्सन हूँ, इसकी असेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती हूँ। ठीक है, तो क्या है बेसिस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी का भी XYZ, ठीक है, तो उसका क्या है, उसका कौन सा सबसे ज्यादा वो रहने वाला है, जिसका इंपॉर्टेंस वो कौन सा है, स्टाफिंग, एम्प्लॉइज। ठीक है, तो first is this, second is organizations growth necessitates the constant infusion of qualified personnel।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अगर मैं लेके चलूँ तो वो क्या है, नेसेसिटेट्स, मतलब ज़रूरी है कि क्वालिफाइड पर्सोनल हो उसमें, ठीक है। अगर क्वालिफाइड ही नहीं है, अगर आप कोई भी पोजीशन है उसके लिए आप कोई भी बंदा आप रख लेते हो, मतलब मान लो मैं, अगर मेरे को यहाँ पे बैठा, मेरी जगह अगर कोई और टीचर बैठा है, बिजनेस की जगह आपको कोई एक इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है या फिर अकाउंट्स का टीचर पढ़ा रहा है, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, तो वो क्वालिटी दे ही नहीं पाएगा जो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। तो वही कहा गया है कि क्वालिफाइड पर्सोनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए क्वालिफाइड पर्सन्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मेरी जगह आप कहोगे किसी भी 12th स्टैंडर्ड को पढ़ा दे, कोई 12th स्टैंडर्ड कोई भी जिसने 12th स्टैंडर्ड आउट है वो पढ़ा दे आप लोगों को, तो दैट won't create that much growth into the bring that much growth into the organization which I could bring, ठीक है। जितना मैं पहुंचा सकती हूँ ग्रोथ पे उतना वो दूसरा बंदा नहीं पहुंचा पाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो यही बताया गया है, क्वालिफाइड पर्सोनल का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड इज एडिक्वेट स्टाफिंग और द प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स इज अ मस्ट फॉर एवरी कंपनी सक्सेस, ठीक है। एडिक्वेट स्टाफिंग मतलब ये नहीं कि या तो कम है बंदे, एम्प्लॉइज चाहिए थे इतने, चाहिए मेरे को 100 और लगे हुए हैं 80, तो एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। 100 चाहिए थे या 120 लगे हुए हैं तो एडिक्वेट नहीं है। तो क्या है, स्टाफिंग का सारा प्रोविजन ना, सब कुछ A to Z सारी चीजें वो स्टाफिंग लेके चलता है हमारे साथ, ठीक है। कि क्या क्या एडिक्वेट रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, अंडर ना हो जाए एम्प्लॉइज, ओवर ना हो जाए, तो ये सारी चीजें कौन देखता है, क्या प्रोसेस लेके चलता है, स्टाफिंग, ठीक है। तो यही कहा गया है, एडिक्वेट स्टाफिंग और द प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स, ये मस्ट है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए स्टाफिंग बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, राइट। तो ओके, अच्छा मैं एक चीज और, मतलब इसको एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको आगे तक रिटेन रहे, जब कभी भी आप लिखने बैठे तो आपको ये एग्जाम्पल याद आ जाए कि क्यों जरूरी है, ठीक है। मैं आपको इससे लेके चलती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आप और मैं ना आपस में डिसाइड करते हैं कि ना चलो हम ना एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है। ये आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं कितना अच्छा है, राइट, ये हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो आप और मैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे मतलब वेटर्स, मतलब हर तरीके का हम स्टाफिंग रखेंगे, अच्छे लेवल पे काम करेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे हम उसमें। लेकिन क्या है, अब एक ट्विस्ट देखिए इसके अंदर, इस स्टाफिंग के लिए हमने सोचा यार हमें बहुत कुछ करना है, हमारी ब्रांड इमेज बनानी है हमें, ठीक है। तो अब ऐसा क्या किया जाए, तो हमने सोचा एक रेस्टोरेंट, जगह चाहिए, जगह ले ली हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था तो इंफ्रा बना लिया, देख रहे हो कितना अच्छा सा मस्त सामने बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने ये चीज यहाँ पे लेके चल ली, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टाफ रखा, ठीक है। स्टाफ में क्या क्या रखा होगा, मैंने शेफ रखे होंगे, वेटर्स रखे होंगे, गार्ड रखा होगा, बहुत सारा रखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो मैं उसे चलाऊंगी कैसे, राइट। ऑब्वियसली अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके का काम करना है, आपने अपना जिम ही खोलना है, लेट्स से, ठीक है, कि अगर आपने अपना जिम ही खोलना है तो आप उसके अंदर ट्रेनर्स ही नहीं रखोगे, ठीक है, तो वो कैसे चल पाएगा, आप अकेले तो मैनेज कर नहीं सकते ना, ठीक है। तो ऐसे हम दोनों ने क्या कहा कि चलो हम रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट में देखते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें। तो हमने स्टाफिंग तो रख ली। अब क्या हुआ, एक बारी ना, मतलब क्या हुआ, हमारी जो हमारा रेस्टोरेंट ना बहुत अच्छा चलने लगा, हमने क्वालिफाइड पर्सोनल रखे। क्वालिफाइड पर्सोनल मतलब कि हमने चाइनीज डिश के लिए ना चाइनीज बंदा ही हायर किया, चाइनीज शेफ ही हायर किया जो स्पेशलाइज था चाइनीज में, ठीक है, चाइनीज खाने में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डोसे मतलब साउथ इंडियन वाले के लिए हमने साउथ इंडियन हायर कर लिया, ऐसे ही हमने इटालियन के लिए इटालियन हायर कर लिया। अब सब तो हमने रख लिए। अब एक दिन ऐसे क्या हुआ कि ना एक बंदा ना, अब हमारा क्या था कि हमारे ना सेल्स बहुत अच्छी हो रही थी, मतलब ग्रेस ऑफ गॉड हमारी सेल्स बहुत, हम मतलब महीने का 5-6 लाख रुपए निकाल रहे हैं रेस्टोरेंट से, ठीक है। तो अब क्या है, क्यों कब निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट था,
हमने क्या था, क्वालिफाइड पर्सोनल रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मतलब मेरे वेटर्स इतने अच्छे हैं, वो इतना और मेरे को सर्विसेज इतनी अच्छी देते हैं कस्टमर्स को, और जो मेरा शेफ है वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं, तो मेरा क्या है, मेरी ना ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बट बाय चांस अनफॉर्चुनेटली एक बारी क्या हुआ कि मेरा एक शेफ जो था ना चाइनीज का, वो मतलब वो बीमार हो गया, ठीक है। तो अब जब वो बीमार हो गया तो उसकी जगह पे ना, चाइनीज वाले की जगह मैंने क्या कहा, डोसा वाला जो डोसा बनाता था ना साउथ इंडियन, उसको बोला कि भाई तू ना एक हफ्ते तू ये चाइनीज वाला बना ले, ठीक है। तो ना अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी एट द स्पॉट मैं कहाँ से लाऊं, तो अभी तू ये काम कर ले, बाकी एक हफ्ते बाद हम नया हायर कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो मेरे कस्टमर्स ना अट्रैक्ट होते थे चाइनीज के लिए, मंचूरियन के लिए, नूडल्स के लिए, ठीक है, जो मेरी स्पेशलिटी थी मेरी रेस्टोरेंट की, जिसकी वजह से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी रेस्टोरेंट की ग्रोथ हो रही थी, वो क्या हुआ, वो ना टेस्ट सारा बिगड़ गया चाइनीज, ठीक है, एक हफ्ता लगातार, क्योंकि जस्ट उसके बीमार पड़ने से, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये बीमार पड़ा, जो मेरे कस्टमर्स थे 40% मेरे कस्टमर्स ना, 40% मेरे कस्टमर्स ये चाइनीज के लिए ही आते थे। अब क्या हुआ, जैसे ये ड्रॉप हुआ ना, जैसे ही ये बंदा गया, अब ये क्या हुआ, ये 40% से ना ये 10% हो गए, ठीक है। 10% इसलिए हो गए क्योंकि कोई भी बंदा, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, ठीक है, तो हम किसी की स्पेशलिटी के लिए ही जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट की, कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा मिलता है तो चल यहीं से ही खाएंगे, चाहे 200 रुपये महंगा है ना, पर यहीं से ही खाएंगे। अब क्या हुआ, मेरी ना ऑर्गेनाइजेशन की कम हो गई सेल्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे मेरी सेल्स ना ड्रॉप हो गई बिल्कुल। मतलब आप ये सोचो, जहाँ मैं 5 से 6 लाख रुपए महीना कर रही थी ना, वहां से मेरा ड्रॉप होके ना 3 लाख हो गया, 3 नहीं तो 2 लाख हो गया, समझ लो, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पर्सन की वजह से जो चला गया चाइनीज वाला, ठीक है, उसकी वजह से मैंने एक दूसरा बंदा, मैंने अभी के लिए नया हायर नहीं किया था, मैंने दूसरे को लगा दिया कि तेरा काम कम है ना, तो तू इसे भी मैनेज कर ले फिलहाल। तो उस एक हफ्ते की वजह से ना ये इतना ड्रॉप डाउन आ गया, मतलब 3 लाख से 2 लाख, आप समझ रहे हो कितना मेरे को लॉस बियर करना पड़ गया, मतलब कि 3 लाख रुपए का लॉस बियर करना पड़ गया मुझे एक महीने के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक इसकी वजह से, स्टाफिंग। तो आप समझ रहे हो स्टाफिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टाफिंग। क्यों? क्योंकि अगर जब मेरी एडिक्वेट स्टाफिंग ही नहीं थी, जब मेरे को पहले से पता ही नहीं था, अगर हो भी गया था, वो बंदा चला भी गया, तो 1 या 2 दिन में मैक्सिमम मैं हायर कर लेती चाइनीज वाला, जो हाँ उतना अच्छा नहीं होगा बट लेकिन उसकी स्पेशलिटी होगी, जिसकी वजह से शायद मेरा 40 से 35% तक आ जाती या 30 तक आ जाती, वो मैं बियर कर लेती। बट लेकिन मेरा 40% की ड्रॉप हो गई, जो कि 3 लाख या 2 लाख पे आके अटक गई मेरी सेल्स, इतनी तो कम नहीं होती ना, ठीक है। तो ये क्या है, स्टाफिंग, सारा खेल किस चीज का है, स्टाफिंग का, ठीक है। तो इसीलिए स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब आपको मतलब समझ में आया कि क्यों स्टाफिंग जरूरी है। इस एग्जाम्पल के थ्रू ना आई एम डैम श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि स्टाफिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके साथ साथ चलो, अब ये तो हो गया, मैंने आपको इसके थ्रू समझा दिया। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। अगर आपको कहीं भी डेफिनेशन भी आती है ना लिखने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, आप ये भी लिखोगे दैट्स मोर देन एनफ, ओके, दैट विल वर्क फॉर यू, दैट विल गेट यू द मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसको हम रटेंगे, मतलब मैं आपको मगअप करवा दूंगी ये, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। Recruiting the employees, finding the right person for the right job with appropriate qualification and training them to fill the vacancy। अभी हम लोग इसे याद करेंगे, ठीक है। आप देखो रिक्रूटिंग, ठीक है, पहला क्या है रिक्रूटिंग, सेकंड क्या है सिलेक्शन, थर्ड क्या है ट्रेनिंग। 3 चीजें याद कर लो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो क्या हो गया, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना एंड ट्रेन करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, रिक्रूट सेलेक्ट ट्रेन, रिक्रूट सेलेक्ट ट्रेन, ठीक है। अब हम मेरे साथ फिर से बोलेंगे रिक्रूट सेलेक्ट ट्रेन, ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अच्छा, सिलेक्शन में क्या आ जाता है, सिलेक्शन में ना ये 3 चीजें आती है, बस ये याद करनी है, राइट पर्सन, राइट जॉब फॉर अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, दैट्स इट, इतनी सी है। तो क्या करना है, 3 चीजें,
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग देम, सेलेक्टिंग देम, ट्रेनिंग देम, रिक्रूटिंग देम, सेलेक्टिंग देम, ट्रेनिंग देम। सिलेक्शन में क्या चीजें आ जाती है? 3 चीजें, राइट पर्सन, राइट जॉब, एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद द एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट ये अगर आप लिखेंगे तो दैट विल वर्क फॉर यू, दैट विल फेच यू मार्क्स, ये मार्क्स आपके ला देगा। बस इतना लिखना है, इतना भी बहुत है, ठीक है। बाकी मैं आगे आपको डेफिनेशन और लेके चलूंगी जिसमें किसी पर्सन्स के थ्रू कही गई है वो बात, वो भी हम लोग याद करेंगे। बट पहले आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इट विल गेट यू द मार्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, सिलेक्शन का प्रोसेस, ये अभी मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में लेके चलूंगी विद रियलिस्टिक, मतलब प्रैक्टिकली क्या क्या चलता है ना कॉर्पोरेट्स में, उसके साथ। सिर्फ थियरी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। मैं आपको कोरिलेट करके चलूंगी कि क्या क्या कॉर्पोरेट्स में चलता है एक्चुअल में, ठीक है, सिर्फ थियरी नहीं है। तो देखते हैं अभी हम इसे। ये देखिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो अब ये देखिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, और मैंने क्या याद करवाया था? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये तो था, लेकिन अब ना ये पूरा लंबा प्रोसेस है एक्चुअल में, ठीक है, जिसको हम लोग समझने वाले हैं एक एक चीज डिटेल में, ठीक है। अब ये क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के लिए भी मैं आपके आगे चल के बात करने वाली हूँ, सिलेक्शन पे भी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पे भी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पर भी, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग पर भी, और रेम्यूनरेशन पर भी। ताकि क्योंकि जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना कि क्या क्या होती है ये, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, आपको याद भी नहीं होगी। तो पहले इसलिए ना हम इसका एक मतलब पूरा डिटेल में समझते हैं क्या होता है, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो अभी मैं देखती हूँ ब्रीफ डिस्कशन ऑन स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें पहला हम लेके चलते हैं, पहले में है मेरे पास एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। देखो, जब कभी भी स्टाफिंग, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉट ओनली फाइंडिंग आउट नंबर बट ऑल्सो द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। मान लो आप ही के स्कूल में कोई एक वैकेंसी आई, ठीक है, एक बिजनेस स्टडीज की ही कोई एक टीचर की वैकेंसी आई, तो अभी वो 2 महीने बाद छोड़ने वाली है, ठीक है। पता लगा प्रिंसिपल को कि 2 महीने बाद वो छोड़ने वाली है, ठीक है, मतलब शी विल नॉट बी कमिंग, ठीक है, और दूसरा बंदा मुझे हायर करने पड़ेगा, ठीक है। आपको लोगों को पता मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करेगी कि अच्छा, मतलब बिजनेस स्टडीज की टीचर छोड़ने वाली है, तो मुझे कितनी ज़रूरत है कि मतलब नंबर 1 चाहिए, 2 चाहिए, हो सकता है 4 सेक्शन हो कॉमर्स के, ठीक है, तो 4 में हो सकता है 2 जा रही हो, तो उसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने चाहिए उसे टीचर्स एक टीचर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसे कैसी चाहिए, टाइप मतलब किस तरीके की चाहिए, एक चाहिए टीचर मेरे को, और कितने टाइप की चाहिए, टाइप की मतलब कौन से टाइप की चाहिए, मतलब कि टाइप का मतलब है कि मेरे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें, ठीक है, मुझे कैसी चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस हो 4 साल का, या फिर जो कहीं हो सकता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रखा हो जिसने, या फिर हो सकता है कि मुझे एक बीएड चाहिए, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। आई एम टेकिंग जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहली क्या आ जाती है? मैन पावर रिक्रूटमेंट एस्टिमेट करना, एस्टिमेट लगाना कि हाँ मुझे इतना चाहिए, नंबर एंड टाइप, ठीक है, ये पहले में हो गया। अच्छा, सेकंड में आ जाता है रिक्रूटमेंट जो मैं आपको पहले लेके चल रही थी, याद करी थी हमने, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या है? सर्चिंग द एप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज, बट हाउ? बाय पुटिंग एडवर्टीजमेंट एंड वेरियस अदर मेथड्स विच विल डिस्कस लेटर। मैं रिक्रूटमेंट में अभी आपको बताती हूँ रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग लेके चलने वाले हैं। अभी मैं बता दूं आपको रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट एक मतलब कोई वैकेंसी आई बिजनेस स्टडीज के लिए, तो उसको एक बंदा ढूंढना, ठीक है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इज मतलब देयर आर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब मैं कैसे एम्प्लॉय कर सकती हूँ, कैसे रिक्रूट कर सकती हूँ किसी बंदे को, किसी भी एम्प्लॉय को, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। अभी मैं क्या बता रही हूँ, किसी भी बंदे को ढूंढना किसी पोजीशन के लिए, तो वो क्या है? रिक्रूटमेंट, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं हम? पुटिंग एडवर्टीजमेंट, वेरियस अदर मेथड्स विच विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है।
अब आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सेलेक्टिंग द सुटेबल एम्प्लॉइज फ्रॉम द पूल ऑफ पर्संस डेवलप एट प्रीवियस स्टेज। प्रीवियस स्टेज क्या थी? रिक्रूटमेंट। इस स्टेज पर अब देखो, रिक्रूटमेंट पे मैंने बंदा ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, तो अब रिक्रूटमेंट के बाद क्या आएगा? सिलेक्शन। रिक्रूट, मैंने बंदे ढूंढे, फिर उसमें से सेलेक्ट करा, मैंने 10 बंदे ढूंढे, 10 में से मैंने 5 सेलेक्ट किए, ठीक है, तो वो क्या है? सिलेक्शन। कि हाँ, ये 10 में से 5 बेकार थे, 5 इररिलेवेंट है, 5 मेरे लिए रेलेवेंट है, तो ये क्या हो गया? सिलेक्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ मैं, कि आपने अगर आपने 10th क्लास क्लियर करी थी और आपने स्कूल चेंज करना था, ठीक है, आपको अपना स्कूल नहीं था पसंद, तो आपने जब स्कूल चेंज किया होगा तो आपने क्या देखा होगा? सबसे पहले मतलब कुछ आपने शॉर्ट लिस्ट करे होंगे स्कूल, 5 स्कूल आपने देखे, 5 में से आपने क्या करा? चूज करा अप्रोप्रिएट, ठीक है, 5 में से ये मेरे को 5 चाहिए, 5 मेरे को ये ठीक लग रहे हैं, जो मतलब फीस भी देख ली आपने, सब कुछ देख के आपने 5 देखे, ठीक है। अब क्या हुआ? उसमें से 5 में से आपको 3 ही पसंद आए, 3 आपने शॉर्ट लिस्ट करे, सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, 2 छोड़ दिए। तो 2 छोड़ दिए किस वजह से? वो किसी भी वजह से हो सकता है आपको वहाँ का करिकुलम या फिर आपको टीचर्स ना पसंद आया हो, सराउंडिंग्स ना पसंद आई हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सेम चीज है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या है? एम्प्लॉय को ना एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू हिज सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग्स। दैट इज कॉल्ड फेमिलराइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैं इसे समझाती हूँ। प्लेसमेंट क्या होता है? जब सिलेक्शन हो गया ना, सिलेक्शन में बहुत लंबा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। अच्छा, सिलेक्शन, इसके बाद क्या होता है? मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब अपनी कंपनी में बुलाते हैं, ठीक है, बंदे आए, एम्प्लॉयज हायर कर लिए, मैंने ऑन बोर्ड कर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ? वहां पे आके ये तो नहीं सीधा काम करने बिठा दोगे, जब तक वो बंदा जानेगा नहीं, मतलब आप कहीं पे जा रहे हो, आप कहीं पे किसी समझ लीजिए किसी फंक्शन में ही जा रहे हो, या किसी भी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि क्या बंदा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या एम्प्लॉयज है, क्या काम कर रहा है, कुछ पता ही नहीं, जाते ही बस काम करने बैठा दिए, तो आपको समझ में आएगा वहाँ का क्या हायरार्की है? नहीं ना। तो सेम वैसे ही है। तो पहले ना एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है सब कुछ। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का मतलब यही है। ओरिएंटेशन अगर मैं ओवरऑल देखूं कि किसी भी वहां पे क्या है कि ना, जैसे मैं भी जब गई थी ऑनेस्टली, When I joined a company that is a bank, तो वहाँ पे भी यही चीज़, हालांकि नाम कुछ और दे दिया जाता है, ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो, और आप मतलब हर जगह का कंपनी का अलग अलग बोला जाता है। तो वहाँ पे भी ऐसे क्या था, एक स्क्रीन लगा दी थी बड़ी सी, और वहाँ पे ना हर चीज़ बताई जाती है कि यहाँ से हमारा शुरू होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ से हमारा यहाँ पे ये हेड है इसका, और यहाँ पे ये हमारे ये सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं इसके नीचे। अच्छा, आप कहाँ लाई करते हो? आप यहाँ लाई करते हो, ठीक है, आपको इसको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये क्या है? ओरिएंटेशन। और साथ साथ क्या करते हैं कि ना, जाने से पहले ना, मतलब मेन फ्लोर पे जाने से पहले ना मतलब इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं, दिस विल बी योर बडी, ठीक है, ये आपको आगे असिस्ट करने वाला है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इन्हें ये करना, ये एक्चुअल में होता है। दिस इज नॉट एट ऑल अबाउट थियरी, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑल्सो वर्क, ठीक है, और भी सब लोग करते हैं, तो यही चलता है, ठीक है। दिस इज नॉट एट ऑल अबाउट थियरी ओनली, इट हैपन्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, ये प्लेसमेंट मीन्स प्लेसिंग द पर्सन ऑन हिज पोजिशन, मतलब कि वो बंदा आया तो उसे आप अपनी सीट पे बिठा दो, प्लेस कर दो, वो अपना काम करेगा, ये क्या हो गया? प्लेसिंग, दैट्स इट, कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा, दैट्स इट। प्लेसमेंट मीन्स प्लेसिंग द पर्सन ऑन हिज पोजिशन, दैट्स इट। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू परफॉर्म बेटर एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अच्छा, देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि ना, जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग दोगे ना एम्प्लॉयज़ को, वो आगे उतना स्टक करने में ना, मतलब वो बहुत ही कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। कि मान लीजिए किसी मशीनरी पे काम करना है बड़ी बड़ी, वो पहले उसका एक्सपीरियंस तो है मशीन पे काम करने का, बट लेकिन अब क्या है कि ना, थोड़ी सी अपडेटेड वर्जन की मेरे पास मशीन पड़ी हुई है मेरे पास कंपनी में, ठीक है। पहले वो काम करता था आयरन एंड स्टील में, ठीक है, बट लेकिन अब मेरा काम ना थोड़ा सा कोल मतलब कि आयरन का ज़्यादा है, ठीक है, आयरन का ज़्यादा है, बट लेकिन मेरा ना थोड़ी अपडेटेड वर्जन की मशीनरी है।
तो अब क्या है, पहले जहाँ पे करता था ना वहाँ पे कुछ अलग फीचर्स थे उस मशीन्स के, बट लेकिन मेरे बहुत अलग है, मेरे को उसको समझाना पड़ेगा कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे नहीं ये ऐसे होगा, तो कहीं वो गलत ना कर दे, अपना ही दिमाग लगा के कुछ भी। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर था, ठीक है, विंडोज 7 था, विंडोज 7 में अलग तरीके से होता है, विंडोज 10 आप लगाओगे तो उसमें थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि ना विंडोज 7 आपको लगा कि ठीक है कुछ है नहीं इसमें, क्या है, मान लीजिए आप मैं एक फॉर एन एग्जांपल एक 5th क्लास के बच्चे की बात कर रही हूँ, आजकल तो सब अपडेटेड है ही। तो अब एक 5th क्लास के बच्चे को उसको पता था विंडोज 7 तो मेरे को आती है, ठीक है, विंडोज 10 में क्या ही है, मैं कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। उसने हैंड्स ऑन लगाया, अपना कुछ भी दिमाग मारा और कंप्यूटर गया हैंग, ठीक है, हैंग मतलब वो बंद हो गया बिल्कुल, ठीक है, पता नहीं क्या किया उसने, अपना दिमाग लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसके मान लो जो पापा लेके आए थे उसके, या मम्मी लेके, या जो भी लेके आए थे, या भाई, ठीक है, उसने उसे बताया नहीं कि उसे कैसे ऑपरेट करना है, वो तो गया। तो जब उसे ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी उसके ऊपर, जब उसे बताया ही नहीं गया था कि ये चीज़ यहाँ से चलेगी या ये चीज़ वहाँ से चलेगी, तो कैसे करेगा? नॉट पॉसिबल ना, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो यही है, सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि अगर मशीनरी है, मशीनरी के ऊपर अगर आप उसको हैंड्स ऑन नहीं करवाओगे तो मोस्टली ऐसा होता है, वो लोग अटक जाते हैं, होता है, आई हैव सीन दिस, अटक जाते हैं और उसकी वजह से पूरी की पूरी मशीन डम और काम डम और आर्स गए हमारे, और उसमें टाइम वेस्टेज अलग, तो ये बहुत सारा क्योस हो जाता है। इसीलिए पहले क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, शुरू के स्टेजेस में ही ट्रेनिंग दे दी जाती है, बात का डिले नहीं किया जाता। तो परफॉर्म बेटर एंड दस कंट्रीब्यूट मोर टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये चीज़ ना इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं, या तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ना कंपनी क्या करती है कि ना अपने खुद के ही ना सेपरेट डिपार्टमेंट बना देती है। सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपना, ये मान लो ये एक कंपनी है, लेट्स से दिस इज एन एक्सेंचर, मतलब एक कंपनी है, यू अगर आप सर्च करोगे इसको तो दिस इज नोन कंपनी, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपना ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, और इसने क्या करा, ये ना सबको हैंड्स ऑन करवाती है, मतलब ये वैसे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो क्या करती है, पहले ट्रेनिंग देती है कि हमारे ये सॉफ्टवेयर है, इस पे आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी लगाओ और उसमें कुछ भी कर दो, कल को कुछ भी क्लाइंट को मेल चली जाए उनके, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं, तो ये क्या इनका खुद का सेटअप किया हुआ है। या फिर क्या करती है कंपनीज ना, बाहर की कंपनीज किसी के साथ टाई अप कर लेती है, ठीक है। मान लीजिए ये है, और मान लीजिए मेरी ही कंपनी है, प्रतिभा एंड एसोसिएट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ये मैं क्या करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। मैंने मेरे साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये इसे ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, ट्रेनिंग दूंगी मतलब मैं इनसे पैसे लूंगी, ठीक है। पैसे कितने लूंगी मान लो, वो डिपेंड करता है, ये मत पूछिए कितने, क्या वो आगे की कहानी होती है उनकी अपनी। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैं क्या करूंगी, इन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे जाके ये ट्रेनिंग दूंगी इन्हें। तो जब ये ट्रेनिंग दूंगी तो इन्हीं के ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में इनको सब कुछ बताऊंगी, क्या होता है, कैसे होता है, वो ये क्या होता है, ये ना टाई अप हो जाता है इन लोगों के साथ, दैट्स इट। या तो वो अपने इन हाउस कर ले या फिर बाहर किसी के साथ टाई अप कर ले, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। ट्रेनिंग देने के लिए या तो खुद दे दे, अपना खुद ही इनबिल्ट कर दे, जैसे फोन में इनबिल्ट ऐप होती है ना, ऐसे इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स, दैट्स इट, ठीक है। और फोर्स्ड अलायंसेज विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी अलायंसेज के साथ टाई अप कर ले, वो इन लोगों को ट्रेनिंग देते, बस इतना सा है। कमिंग टू द नेक्स्ट, मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको सिर्फ थियरी नहीं एग्जाम्पल्स के साथ, रियल वर्ल्ड के साथ लेके चलूंगी, रूबरू कराऊंगी कि क्या क्या होता है, सिर्फ थियरी तक नहीं लिमिट करेंगे हम। क्योंकि क्या होता है कि अगर थियरी आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि सिर्फ थियरी ही होता है, ऐसा कुछ होता भी है। तो मैं साथ साथ ना आपको ये लेके चल रही हूँ कि ताकि आपको अभी से ही मैच्योरिटी लेवल हो जाए कि हाँ ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ मतलब ये सब थियरी नहीं है, तो यू विल बी गेटिंग मोर इंटरेस्ट इनटू इट। तो अच्छा देखो टाइप्स ऑफ, देखो ये कौन सी कंपनी है, IBM, अगर किसी ने मतलब नहीं सुनी होगी, बट लेकिन IBM के लिए ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी में ही है। तो मैं जस्ट आई एम गिविंग यू अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस।
कंपनी कि ये टेक्नोलॉजी में ही है, मेरी कंपनी में भी जब मैंने जहाँ किया है वहाँ पे भी इसके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड रहते थे, और वेरी वेरी नोन ब्रांडेड कंपनी, ठीक है। तो इसका आप देखो, मैं ना इनकी वेबसाइट पे गई थी, आप भी देख सकते हैं ibm.com/topic/training#development, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये इन्होंने क्यों डाला है अपनी साइट पर, ये इसलिए डाला है कि हाँ भाई हम लोग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इम्प्रूव, आप ये पढ़ो ये सारा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली विद अ लर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, with the goal of employees long term development. Common training practices includes orientation, classroom lectures, case studies, role playing, simulations, computer based training including e-learning. ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मैनेजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मेरा मोटो यही था आपको दिखाने का कि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है, परफॉर्मेंस किसी की इवेल्युएट करना, कैसे, किसी भी स्टैंडर्ड के बेसिस पे और अप्रेज करना परफॉर्मेंस, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल, और जो होता भी है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में होता है, मैं आपको कुछ भी फेक नहीं बताने वाली, एक्चुअल में जो जो होता है मैं वो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लिंक करके चलूंगी। क्या होता है कि ना 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है कि ना आपकी ना होता है एक्चुअल में ये, इसमें क्या होता है आपकी ना सब कुछ जज करके चलेंगे कि हाँ अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो ना हम लोगों को, कि मतलब आप कुछ भी, मैं आपसे काम करवा रही हूँ, मान लीजिए टैली एक सॉफ्टवेयर है, आपको अभी नहीं पता होगा, ठीक है, या एक्सेल लेके चल लीजिए, एक्सेल तो मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस फॉर श्योर। तो एक्सेल में क्या है कि ना मेरा काम एक्सेल पे ही होता है, तो मैंने उसको बोला, मेरे एम्प्लॉय को, एक काम करते हैं कि ना 3 महीने का तो तेरा प्रोबेशन पीरियड चल जो भी है, ऐसा करती हूँ मैं ना 1 महीने में ना तेरा एक परफॉर्मेंस ओवरव्यू लूंगी, ठीक है। उसमें ना मैं ये देखूंगी कि जो मैं आज काम तुझे करवा रही हूँ ना, वो मैं 1 महीने बाद देखती हूँ कि मैं जज करूंगी इस स्टैंडर्ड पे कि क्या तो वो काम अपने आप इंडिपेंडेंटली कर पाता है, मतलब कि क्या आप वो काम इंडिपेंडेंटली कर पाओगे, जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ 1 महीने बाद क्या आप वो मेरे को दे पाओगे इंडिपेंडेंटली करके। तो ये क्या हुआ, ये मैंने सेट कर लिया कि हाँ अगर उसने ना मतलब 1 महीने बाद मुझे इसका 70% भी करके दे दिया ना इंडिपेंडेंटली, तो मैं मान लूंगी कि ठीक है कि ये अप्रेजल के लायक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ठीक है, और उसको ठीक है कोई इशू नहीं है, अब आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या क्या चलता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम इसके साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके है, चलिए आगे चलिए, मतलब ये वी कैन मूव अहेड विद दिस एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म चलता रहता है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। तो अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल वो बता रही थी कि वो क्या एक्चुअल में होता है। तो अप्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस, ऐसे ही ना जैसे ये मैंने आपको बताई स्टैंडर्ड के बेसिस पे, ऐसे स्टैंडर्ड के बेसिस में ना उन्हें जज करा जाता है कि अच्छा इतना 70% भी कर लिया ना इसने, तो चलो एक काम करते हैं, इसको अप्रेजल के फॉर्म में ना कुछ भी दे देते हैं, मान लो बोनस पॉइंट्स। एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में होता है, और कई जगह ना, जिसका मैं आपको बता रही थी ना IBM का, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग ओवर देयर, तो उन लोगों का क्या होता है कि मतलब ना उनका कुछ ऐसा होता है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कि जो करेगा 3 महीने में, मतलब 3 महीने में उन लोगों का ना 2K का चेक दिया जाता है अमेजोन का, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है, यू कैन कंफर्म इट, अगर आपका कोई कर रहा है बंदा काम, कि जो ट्रेनिंग देगा ना दूसरे बंदों को और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 2K का चेक मिलेगा अमेजोन का। दिस हैपन्स इन IBM, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्चुअल में है। अब ये क्या है, अप्रेजल ही है ये एक तरीके की, कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी जस्ट टू बूस्ट अप द एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज को मोराल बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छा करे आगे और बढ़े, तो उसके लिए क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैं जहाँ करती थी ना, मतलब मेरा जो था बैंक का, उनका यही था कि जैसे बोनस था, तो बोनस ना वो लोग क्रेडिट कर देते थे अकाउंट पे, जब वो लास्ट में अकाउंट में क्रेडिट होते थे ना, कि जैसे 5000 मेरे बोनस पॉइंट्स हो गए, मतलब यूजुअली व्हाट दे डिड ना, मतलब एक अगर जैसे मैंने एक परफॉर्मेंस दी थी उसमें मेरा बहुत अच्छा था, तो उन लोगों ने मेरे को क्रेडिट कर दिए थे आई थिंक 300 पॉइंट्स, यस 300 पॉइंट्स कुछ क्रेडिट कर दिए थे उन्होंने। तो ये क्या होता है, जब आप एक्यूमुलेट हो जाता है ना लास्ट में, जब आप लास्ट में बचता है, मान लो 5000 हो गए पॉइंट्स, जब तो वो क्या होता है उसकी वैल्यू होती है।
तो शायद ये था कि INR 1 फॉर 1 पॉइंट, मतलब 1 रुपया 1 पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसे आजकल ये सेट हो चुके हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ये बहुत ही नॉर्मल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ बार बार बोल रही हूँ थियोरी नहीं है, ये एक्चुअल में होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा, दिस कंपेंसेशन रेम्यूनरेशन क्या होता है, टाइम बेस्ड भी हो सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, दो चीज़ें याद कर लो, रेम्यूनरेशन हमेशा टाइम बेस्ड या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड में क्या होता है, या तो डेली चलेगी या वीकली चलेगी या मंथली चलेगी या एनुअली चलेगी। आपने देखा है वर्कर्स कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उनका क्या होता है, डेली का भाड़ा, है ना। तो वो क्या होता है 500 रुपये भाड़ा, तो वो डेली का चल रहा होता है। वीकली का भी होता है, वीकली भी कई जगह चलता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं हमारी इंडिया में नॉर्मली जो चलता है वो मंथली चलता है मोस्टली। अगर आप एम्प्लॉइज का देखेंगे कॉर्पोरेट्स में 70-80% आपका मंथली ही चलेगा। लेकिन अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ना, बाहर के अगर आप इंटरनेशनली जाएंगे, मतलब चाहे तो आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए एंड ओमान, यहाँ अगर आप देखेंगे ना, मैंने क्योंकि रिव्यू कर रखा है इसके बारे में, तो वो लोग क्या करते हैं बाय मंथली भी देते हैं, मतलब कि महीने में ना 2 बारी, या फिर सेमी एनुअली भी देते हैं। मतलब जो टैक्सेशन अगर आप उन लोगों का पढ़ोगे तो वहाँ पे एक्चुअल में है सिस्टम, वो आपकी वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड भी होता है और एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो शायद उनका ऐसा है, शायद क्या है ही ऐसा कि कुछ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वहाँ पे लोगों का कि कुछ सेमी मंथली चलता है, कुछ क्वार्टरली भी चलता है, 3 महीने में एक बार दिया जाता है। तो ये वेरी करता है, मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। इंडिया में अपन का क्या चलता है, सिर्फ मंथली मैक्सिमम चलता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान्स क्या होता है, परफॉर्मेंस मतलब पीस वर्क के हिसाब से, मतलब आप या तो कह लो परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं लगाऊं कि जैसे कि फैक्ट्रीज में होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कि कभी कभी आपने देखा होगा स्टिचिंग के ऊपर, वो उसके ऊपर कुछ ऐसा काम होता है कुछ करने का, मतलब कोई कपड़ा होता है उसकी स्टिचिंग का, तो वो पीस के हिसाब से भी देते हैं वो लोग। फैक्ट्रीज में ये एक्चुअल में होता है डेली के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया डेली का वर्कर्स के हिसाब से होता है, बिल्डिंग्स का जो 500 रुपये दिहाड़ी का ऐसा होता है ना। तो वो क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड है कि मतलब कि इतना कर लोगे ना तो इतना मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आज आप इतना काम कर लोगे ना तो इतना मिल जाएगा, या इतने घंटे कर लोगे तो इतना मिल जाएगा। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। दैट्स इट। एंड कमिंग टू नेक्स्ट, मैं आपको एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करने वाली हूँ। तो ये देखो परफॉर्मेंस बेस्ड में मैंने क्या लिया, एक्सेंचर का मैंने लिया है एग्जाम्पल। आप ये जाके देख भी सकते हैं, यू कैन नोट डाउन दिस साइट, आई मीन लिंक, ठीक है। कॉल फॉर चेंज, ये किसका एग्जाम्पल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अब परफॉर्मेंस एक्सेंचर है अ लॉन्ग स्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल दैट वाज बिल्ट वाज प्राइमरी, ये आप जाके चेक कर सकते हैं एक्चुअल में होता है कि कुछ थियरी नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, that's it for today and tomorrow we are going to discuss further about this. तो let's say लास्ट में let's end with this, और मैं अगर लेके चलूँ again this economics, accounts, maths, chemistry, physics, biology, pol science, history and business studies, we have come up with these subjects just for you guys. I mean at a very reasonable price, 1200 only. We have come up with a crash course for 30 days, that is we'll be having 35 घंटों से ऊपर का, ठीक है, जिसमें आपके डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे लाइव। 35 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहेगी और जो कुछ भी है उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। एंड यस, इसके लास्ट में मैं लेके चलूँ, अच्छा एक चीज़ और, डू रिमेंबर दिस थिंग कि हमारा 20th ऑफ February, प्लीज डू रिमेंबर 20th ऑफ February को हमारा डेमो सेशन हम लोग देने वाले हैं ऑन संडे। दैट इज, प्लीज नोट इट डाउन, 10 to 11 AM it is for economics, 12 to 1 PM it is for maths, 2 to 3 PM it is for business studies, 4 to 5 PM it is for chemistry, ठीक है। तो एंड 6 to 7 PM दिस इज फॉर फिजिक्स, ठीक है।
तो अगर ये आपको डेमो सेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो यू कैन फिल इट आउट एंड टेक अ लाइव डेमो क्लास. ओके, तो please do enroll with us if you wish to, and please do subscribe us, like us, and comment. Thank you so much for watching. Thank you. Have a nice day. Bye bye.